वेलकम बच्चों, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ फॉर योर एग्जाम्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पर आपके पास में कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों। हमारे पास में यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो इसके अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास में यहाँ पर बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस हीलियम के बाद 2s2 2p1। हर बार यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कहाँ पर ऐड होगा, एक न्यू शेल के अंदर। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हर बार हमारे पास में एक न्यू शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो 2p1 के बाद 3p1 में, 3p1 के बाद 4p1 में। क्लियर है, ये सबको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर हर बार एक नई शेल ऐड होने से आपके पास में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एटॉमिक रेडियाई हमारे पास में क्या करेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपने 5 एटॉमिक नंबर में जब 8 प्लस किया तो 13, 13 के अंदर 18 प्लस किया तो 31 एटॉमिक नंबर गैलियम का, 31 में 18 प्लस करेंगे इंडियम का 49 एटॉमिक नंबर आ जाएगा, 32 प्लस करोगे तो थैलियम का एटॉमिक नंबर 89 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और हमारे पास में लेटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पर डिस्कवर हुआ है, विच इज़ अनंट्रियम। अनंट्रियम की सिंबल क्या है, UUT, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्रुप 2 के और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं बच्चों, पीरियड के अंदर ग्रुप 13 एलिमेंट जो है वहाँ पर जब आप आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास में किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि P जो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास में यहाँ पर ग्रुप 2 की पहला इलेक्ट्रॉन, पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए ग्रुप 13 के कंपैरिजन में। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने जो लिखी है इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगी यहाँ पर, ठीक है। बोरोन 2p1 के बाद 3p1, तो यहाँ पर आपके पास नई शेल ऐड हुई, तो आप क्या सोच रहे हो यहाँ पर कि नई शेल ऐड हुई है तो इसके अंदर हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाएगा यहाँ पर, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। एटॉमिक रेडियाई हमारे पास में यहाँ पर इंक्रीज करेगा, वो तो सही है। बोरोन से एल्यूमिनियम की पर जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई हमारे पास में क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर इंक्रीज करेगा, ठीक है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलोगे आप, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास में कैसे वेरी करेगी यहाँ पर। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे पास में 3p1 में से आसान है, बजाय कि 2p1 में से। तो डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हमारे पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज करा है, ठीक है। इसके बाद देखो ये हमारे पास में जो एल्यूमिनियम से गैलियम, एल्यूमिनियम से गैलियम में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देख रहे हैं 3p1 से 4p1 के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास में ये 3D इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर गए। अब 3D इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास में यहाँ पर एंटर करेगा बच्चों 3D इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास में पुअर शील्डिंग इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर ये शील्डिंग नहीं कर पाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियर चार्ज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं बचा पाएगा, तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू प्योर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर देखो गैलियम से इंडियम में जब हम पहुँचे, गैलियम से इंडियम में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर आपके पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है 5p1 के अंदर, 4p1 से 5p1, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन सेम वही वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास में मेंटेन्ड है। इसका मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई एज सच जो ग्रुप के अंदर वेरी करता है, इंक्रीज करेगा विद द न्यू शेल हमारे पास एडिशन जो हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास में यहाँ पर डिक्रीज करेगी गैलियम से इंडियम में, ठीक है। तो इन टोटल हम यहाँ पर अगर बोरोन की, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर देखें तो इंडियम की सबसे कम आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। बोरोन का तो साइज छोटा हो गया और डाउन द ग्रुप जाते हुए यहाँ पर इसमें इंक्रीज हुआ है एल्यूमिनियम टू गैलियम में, लेकिन गैलियम टू इंडियम में डिक्रीज हुआ है। तो मैडम आपने इंडियम टू थैलियम तो बताया ही नहीं यहाँ पर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इंडियम टू थैलियम के अंदर जब 6p1 के अंदर लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर आपके पास में F के अंदर और D के अंदर दोनों में ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है बच्चों, 4f में भी और 5d के अंदर भी। दो ये हमारे पास में पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाले F और D इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा टेल्यूरियम के अंदर, और हमारे पास में जो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इस केस में क्या करेगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। हमारे पास में यहाँ पर जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करी, बढ़ गई, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हमें पूरा आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है यहाँ पर बच्चों, ठीक है, इस पूरे ग्रुप के अंदर, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, तो बोरोन की यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास में सबसे कम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में सॉरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में हमारे पास इंडियम की सबसे कम होगी यहाँ पर, थैलियम, थैलियम की क्या होगी यहाँ पर, थैलियम, तो थैलियम की देखो ये लास्ट में D और F इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ गई। उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम में देखोगे तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास में जो गैलियम है बच्चों, गैलियम और एल्यूमिनियम में हमने क्या देखा था, इंक्रीज करी थी। तो ये ऑर्डर समझ में आ गया यहाँ पर, इंडियम की सबसे कम, बोरोन की सबसे ज़्यादा, और गैलियम, इंडियम और थैलियम में। क्लियर है ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। आयनाइजेशन एनर्जी हमारा एटॉमिक रेडिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारा यहाँ पर हमने ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए देख लिया बच्चों, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई भी आपने यहाँ पर एल्यूमिनियम से गैलियम के अंदर D इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री की वजह से ये 143 पिकोमीटर से 135 पिकोमीटर के अंदर गया है। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर हो गया तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी पढ़ ली। इसके बाद आती है बच्चों हमारे पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, ठीक है। और इन केस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स हमारे पास में क्या होगा, तो यहाँ पर देखो हमारे पास में जब हम अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ग्रुप 13 एलिमेंट्स की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास में क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास में क्या करती है, साइज डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अल्कली से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पास जाओगे तो यहाँ पर क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखो इसमें ग्रुप 13 का पहला जो एलिमेंट है यहाँ पर बोरोन, बोरोन से जब हम एल्यूमिनियम पे गए, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास में ग्रुप 13 के। बोरोन से जब एल्यूमिनियम पर जाएंगे तो बोरोन का तो सबसे कम साइज है, इसकी तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और इससे जब एल्यूमिनियम पे जाओगे तो ये लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में शो करता है इन ग्रुप 13 के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर जैसे ही एल्यूमिनियम से थैलियम की तरफ गए आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से क्या करने लगेगी, यहाँ पर हमारे पास में
इंक्रीज करने लगेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, जब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में जाओगे तो फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करने लगेगी, यहाँ पर इंक्रीज करने लगेगी। बोरोन से एल्यूमिनियम में तो जो ग्रुप में चेंज देखा आपने वही है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप एल्यूमिनियम से थैलियम में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर देखो यहाँ पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, हमारे पास में टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हमारे पास में कैसे वेरी करेगी। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में हम क्या बोलेंगे कि जो बोरोन है वो कैसा है आपके पास में, नॉन मेटल है। ठीक है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करना चाह रहा है बिल्कुल भी, उसका साइज इतना कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ पे करेगा, ये करेगा ही नहीं। और एल्यूमिनियम तुरंत इसके बाद एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करा है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर टेंडेंसी टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या करा यहाँ पर, इंक्रीज कर गया। क्लियर, तो ये नॉन मेटल से मोस्ट मेटालिक एलिमेंट के अंदर यहाँ पर चेंज हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखो गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ से जब हम मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। गैलियम से, इंडियम से थैलियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है कि हमारे पास में यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, कम हो जाएगी। यहाँ पर थैलियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है क्योंकि अब आपके पास में ये डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर चुके हैं, एल्यूमिनियम से गैलियम में जाने पर डी के इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर चुके हैं। तो इन टोटल आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि हमारे पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, कैसे करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट में बोरोन और एल्यूमिनियम, जो बच्चों हमारे पास में यहाँ पर बोरोन और एल्यूमिनियम है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। बाकी सभी मेंबर्स यहाँ पर +1 के साथ +3 भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करते हैं। ऐसा क्यों, हमारे पास में देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में था Np1, यही है ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर इसने बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहाँ पर हमारे पास 2 और ये 1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करी इसने। अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ये लूज करता तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1। लेकिन ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, जब हमारे पास में यहाँ पर ये NH2 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जाए न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज़्यादा टाइटली अट्रैक्टेड हो जाए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये पेयर ही है एस इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि इनर्ट हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए रेडी है, Np1, 1 वाला इलेक्ट्रॉन, जिससे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता और ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जाता है ये न्यूक्लियस से, और P का इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 2 ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ये शो करेंगे, या तो +1 या तो +3। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। अब देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में क्या होगी। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम के अंदर हमारे पास में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, बोरोन ने तो हमारे पास में यहाँ पर बोरोन और एल्यूमिनियम की तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बोली है। ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रही है, ज़्यादा स्टेबल हो रही है। ठीक है ना, ये इस वजह से हमने यहाँ पर थैलियम को लास्ट में लिखा। स्टेबिलिटी ऑर्डर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में +3 के कंपैरिजन में क्या हो गई, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है।
ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि नहीं आ रही? एल्यूमिनियम से गैलियम में, गैलियम से इंडियम से थैलियम में। तो थैलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब डाउन द ग्रुप गए हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी हमारे पास में थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास में यहाँ पर क्या बन गया? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बनेगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एल्यूमिनियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गई बात यहाँ पर? अब हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट्स है बच्चों जैसे कि गैलियम और इंडियम। गैलियम और इंडियम यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल शो करते हैं बजाय कि +1 के। ठीक है, वो दो एलिमेंट्स हमारे पास में ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डिसप्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में ये वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। गैलियम इंडियम यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं +1 की बजाय, क्योंकि +1 में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, और आपके पास में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है बच्चों जो बहुत ज़्यादा आपके पास में पूछा जाता है कि थैलियम +1 से जब हम +3 में गए, यहाँ पर ये थैलियम +1 से +3 में गए तो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में कौन सी होगी? तो आप क्या बोलोगे कि +1 होगी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर लग गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या बोलता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्डिंग में, इस वजह से थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो गई। क्लियर है? क्लियर है ये चीज़? यहाँ पर कोई भी डाउट तो बोल दो। तो ये हमारे पास में यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देख ली। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो बोरोन है और गैलियम पर पहुँचा है यहाँ पर, तो हमारे पास में डिक्रीज़ होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। हमने क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन गैलियम से जब आप थैलियम में गए हो यहाँ पर, तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इंक्रीज़ देख रहे हैं, रेगुलर इंक्रीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अभी जो गैलियम का स्ट्रक्चर है एक्सपेक्टेड क्या था हमारे पास में, किस पे डिपेंड करता है? ये मोलर मास पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियाई मोलर मास जब इंक्रीज करेगा तो हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन ये बोरोन से गैलियम के अंदर डिक्रीज क्यों कर गया? फिर ये कारण है कि गैलियम हमारा गैलियम 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, गैलियम 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये होता है आपके पास में इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है यहाँ पर गैलियम का, जिसकी वजह से यहाँ पर ये गैलियम हमारा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा स्टेबिलिटी के कारण, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी के कारण मेल्टिंग पॉइंट कम शो करेगा बोरोन के कंपैरिजन में। क्लियर है? क्लियर है? बोरोन के कंपैरिजन में गैलियम जो है यहाँ पर डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, और बाकी गैलियम से थैलियम में इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास में यहाँ पर और हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, देखो नेचर ऑफ द कंपाउंड्स। हमारे पास में जो नेचर है कंपाउंड्स की वो कैसी हमें यहाँ पर ग्रुप 13 एलिमेंट्स की देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर आपके पास में स्मॉल साइज हाई सम ऑफ 3 आयनाइजेशन एनर्जी है ना। यहाँ पर आपके पास जो पहला एलिमेंट है उसका स्मॉल साइज है। ठीक है, और कंपैरेटिवली भी जब आप यहाँ पर ग्रुप 1 से ग्रुप 2 और ग्रुप 13 पे पहुँचे हो तो साइज क्या करा है? यहाँ पर स्मॉल साइज हुआ है। ठीक है, और आपके पास में 3 आयनाइजेशन एनर्जीज, कंसिक्वेंटली अगर हम यहाँ पर 3 आयनाइजेशन एनर्जीज का सम देखें तो वो हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास में। कंपाउंड्स उसी हिसाब से फॉर्म होंगे जो ये प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये
प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए बॉन्ड का, आप क्या बोलोगे? कोवलेंट कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास में क्या बनना चाहिए था? कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। आप बोलोगे यहाँ पर हमारे पास में कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे क्योंकि स्मॉल साइज है, हाई सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास में यहाँ पर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास में बनेंगे। लेकिन हमारे पास में कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे, ये तो सही है। जो आपके पास में यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये आपको किस तरह के कंपाउंड्स में देखने को मिलेगी? जैसे कि बोरोन के अंदर आपको हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखने को मिलेगी। कभी आपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं देखी ना बोरोन की, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में कोवलेंट कंपाउंड के साथ साथ, कोवलेंट कंपाउंड तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इसकी क्या टेंडेंसी है, थोड़ा आयनिक कंपाउंड बनाने की, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों तरह के कंपाउंड्स बनाता है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो हमारे पास में कौन से एग्जांपल है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, और हमारे पास में यहाँ पर ये एल्यूमिनियम आयोडाइड, कैसे कंपाउंड्स होंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। और एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट और आयनिक कंपाउंड्स होंगे हमारे पास में। क्लियर? ये एग्जांपल्स ध्यान रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। फ्लोराइड और सल्फेट का आयनिक, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हमारे पास में कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। अब ये बचे हमारे पास में बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की नेचर। तो गैलियम का जो आप यहाँ पर हेलाइड देख रहे हो, गैलियम का ट्राई हेलाइड ये दिख रहा है यहाँ पर, इंडियम का ट्राई हेलाइड यहाँ पर, इसकी कंपाउंड फॉर्मेशन कैसी है? कोवलेंट, ठीक है। जब भी ये एनहाइड्रस होगा तभी शो करेगा। इसके बाद आपके पास में यहाँ पर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारे पास में कैसे कंपाउंड्स होंगे? यहाँ पर मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी हमें यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमारे पास में ये टॉपिक हो गया बच्चों रिलेटेड टू नेचर ऑफ द कंपाउंड्स। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास में ट्राई ऑक्साइड्स। ट्राई ऑक्साइड्स यहाँ पर कौन से कंपाउंड्स बनाएंगे? तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये M2O3 वाले कंपाउंड्स जो हैं कौन कौन से बना रहे हैं? टाइटेनियम का ऑक्साइड देख लो यहाँ पर, ये Ti2O3 और Ti2O, ठीक है। ये दोनों तरह के कंपाउंड्स बनाता है टाइटेनियम। बोरोन के केस में और एल्यूमिनियम, ये सभी एलिमेंट्स हमारे को डिफरेंट ऑक्साइड्स बना रहे हैं। अब इसके अंदर ट्राई ऑक्साइड्स तो हैं ये, ठीक है, यहाँ पर आपको ट्राई ऑक्साइड्स तो दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास में ये थैलियम है, तो ये हमारे पास में सभी ट्राई ऑक्साइड्स हैं। लेकिन जब आपने यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में देखा तो यहाँ बोरोन ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो बना रहा है विच इज एसिडिक इन नेचर, ये क्या होता है? H3BO3। एल्यूमिनियम का हम यहाँ पर अगर ट्राई हाइड्रोक्सी के साथ में कंपाउंड बनाए या गैलियम का ट्राई हाइड्रोक्सी के साथ कंपाउंड बनाए तो कैसा बनेगा? एम्फोटेरिक। इंडियम का बेसिक और थैलियम का स्ट्रांगली बेसिक। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ मैडम? यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में ये OH नेगेटिव आयन कितनी आसानी से रिलीज कर सकता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जितनी आसानी से रिलीज करेगा उतना ही स्ट्रांगली बेसिक हो जाएगा। तो मेटल और OH के बीच का जो बॉन्ड है वही वीक हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, तो स्ट्रांगली बेसिक होएगा ही ये, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पर कोई भी डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर फाइनली ये देखो हमने यहाँ पर ट्राई ऑक्साइड्स और नेचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। जो हमने यहाँ पर नेचर ऑफ कंपाउंड्स है, कोवलेंट और आयनिक का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बच्चों। कोवलेंट हमारे पास में कौन से कंपाउंड्स बनेंगे और आयनिक तो बोरोन के याद रखना, बोरोन तो हमेशा +3 में और एल्यूमिनियम दोनों तरह के कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। ये दोनों के एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर दे रखे हैं। गैलियम जो है हमारे पास में कोवलेंट जब एनहाइड्रस कंडीशन में है, और मेटल आयंस, ये वाले मेटल आयंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाई हाइड्रेशन एनर्जी शो करने की वजह से यहाँ पर कैसे कंपाउंड्स बनाएंगे बच्चों? हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर
कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स। तो इसके अंदर आपने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे पास में बच्चों इसमें क्या बना रहा है, बोरोन और बाकी के एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ये बना रहे हैं यहाँ पर नाइट्राइड फॉर्मेशन। नाइट्राइड्स क्या होते हैं, नाइट्राइड्स क्या होते हैं, बोरोन और एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, नाइट्राइड्स बना रहे हैं। क्लियर, यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये नाइट्राइड्स। तो बोरोन और एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स बनाते हैं, नाइट्राइड में N3 नेगेटिव ये फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पर गैलियम, इंडियम और थैलियम यहाँ पर नाइट्राइड्स नहीं बना रहे, ठीक है। जो हमारे पास में बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर है वो इनऑर्गेनिक नाइट्राइड भी कहलाता है, किसकी तरह है, जस्ट यहाँ पर ग्रेफाइट की तरह है। तो ये देखो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है इसका, ये सबको दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर, क्लियर है ये स्ट्रक्चर। तो जैसा आपके पास में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ग्रेफाइट में 3 डायमेंशनल नेटवर्क प्रेजेंट होता है ना आपके पास में, क्लियर है ये, यहाँ पर 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो ये ही इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ बोरोन का नाइट्राइड जो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास में ये ग्रेफाइट के जैसा स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके पास में मिलेगा। बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर जो एक रिंग बन रही है, इसमें 2 डबल बॉन्ड ध्यान रखना लगाने हैं बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। फिर जब रिंग से बाहर निकलेंगे तो भी फिर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक रिंग में मैक्सिमम टू ही डबल बॉन्ड्स आएंगे यहाँ पर, क्लियर है। क्लियर, यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक नाइट्राइड हमारे पास में कहलाता है, बोरोन नाइट्राइड हमारे को क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक नाइट्राइड। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास में एक्शन ऑफ एसिड्स, एक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बोरोन हमारे पास में HCl के साथ में तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, इसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीडाइज कैसे करेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास में क्या करता है, कॉन्क H2SO4 के साथ में या कॉन्क HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही रिएक्ट करके यहाँ पर बोरिक एसिड बनाएगा, क्लियर क्लियर। जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के साथ में यहाँ पर कंबाइन कर ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम और गैलियम कॉन्क HNO3 के साथ में जो है वो पैसिव हैं, बाकी सभी हमने यहाँ पर एलिमेंट्स देख लिए क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में यहाँ पर रिएक्ट करके क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लियर क्लियर है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आपके पास में एक्शन ऑफ एसिड्स। तो बोरोन रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ में, बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करेगा, और बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग दोनों के साथ में रिएक्ट करेंगे और क्या लिबरेट कर देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे। एक्शन ऑफ एल्कलीज देखो यहाँ पर हमारे पास में एल्कलीज के साथ में क्या एक्शन शो होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके केस में हमारे पास में अगर हमने बोरोन की रिएक्शन करी एल्कली के साथ में अबव 773 केल्विन, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास में अगर एल्कलीज के साथ रिएक्शन करानी है तो 773 केल्विन के अबव हीट करो तो ये रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम और गैलियम तो एम्फोटेरिक है, यहाँ पर ये एसिड के साथ में भी रिएक्ट कर देंगे, ठीक है। एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। इंडियम और थैलियम जो यहाँ पर देख रहे हो वो हमारे एक्वस एल्कलीज के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एल्यूमिनियम गैलियम रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एम्फोटेरिक है, यहाँ पर वो एल्कली के साथ भी एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और बोरोन जो है हमारा केवल एल्कलीज के साथ में अबव 773 केल्विन यहाँ पर रिएक्ट करेगा, क्लियर क्लियर। कोई भी डाउट तो यहाँ पर बोल दो, क्लियर है ये चीज़। यहाँ पर कैसे हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा है, कैसे बनाना है इसको, क्लियर। तो ये हमारे पास में यहाँ पर इसका
हमने देख लिया बच्चों कैसे हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हैलोजन। हम यहाँ पर रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन्स के साथ में कैसे रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और क्या बनेगा हमारे पास में यहाँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर जो आपके पास हैलोजन है ये हमारे मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा, ये मेटल का ट्राई हैलाइड बनाएगा, जैसे कि आप बोरोन के हैलाइड्स देख ही रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ये सब बोरोन के हैलाइड्स यहाँ पर बन रहे हैं, ये क्या है, कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, बोरोन कैसे हैलाइड्स बनाता है, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण आप क्या सोच सकते हो यहाँ पर कैसे कंपाउंड्स बनेंगे, कोवलेंट ही बनेंगे, यही तो बोलोगे आप। ठीक है ना, यहाँ पर कैसे कंपाउंड्स बनाएगा, ये कोवलेंट बनाएगा। तो BbR3, Bi3 और BCl3, BF3 यहाँ पर कैसे कंपाउंड्स बना रहे हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। क्लियर। लेकिन अगर हम यहाँ पर बाकी के देखें कंपाउंड्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम के अंदर तो फ्लोराइड्स हैं, वो कैसे बन रहे हैं यहाँ पर, दे आर आयनिक इन नेचर, दे आर आयनिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन जो क्लोराइड, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स है यहाँ पर, क्लोराइड्स तो आयनिक हो गए इन सभी के, लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या होंगे यहाँ पर, कोवलेंट होंगे। अगेन हमने यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स देख लिए किस तरह के होंगे। फ्लोराइड स्मॉल साइज है हमारे पास में एल्यूमिनियम के साथ, और गैलियम, इंडियम, थैलियम के साथ में कैसे कंपाउंड्स बनाएगा, आयनिक कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट कोवलेंट जो ट्राई हैलाइड्स हमारे पास में बन रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास में लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो व्हाट आर लुईस एसिड्स, हमारे पास में लुईस एसिड होते क्या एक्चुअली, ये देखो ये लुईस एसिड होते हैं जहाँ पर हमारे पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लुईस एसिड हमारे पास में क्या होते हैं, देखो लुईस बेस और लुईस एसिड के अंदर क्या फ़र्क होता है हमारे पास में, ये अमोनिया, RNH2, ROH, ये सब क्या है यहाँ पर, आपने ये लुईस बेस में पढ़े हैं एग्जांपल्स। ठीक है ना, इनके पास जिनकी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या है हमारे पास में, लुईस बेस। अगर हमें पता लगाना है कि लुईस एसिड कौन सा होगा, तो लुईस एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जैसे कि यहाँ पर हमने बोरोन का कंपाउंड देखे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पर ये। और जो एमोनिया, एमाइन, ROH, ROR, ये सभी क्या है, लुईस बेसिस है, इन पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पर ये लुईस एसिड के साथ में फॉर्मेशन कर सकता है बॉन्ड की। क्लियर, समझ आ गया। तो यहाँ पर आपके पास में ये किस तरह से एक्ट करेंगे बच्चों, लुईस एसिड की तरह हमारे पास में बोरोन के हैलाइड्स एक्ट करेंगे। अब आ गए हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बच्चों, विच इज़ पी पाई बैक बॉन्डिंग, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, इसको करते हैं। तो इसके अंदर देखो हमारे पास में यहाँ पर जो आपके पास ये बोरोन का हैलाइड, एल्यूमिनियम का हैलाइड, गैलियम, इंडियम का हैलाइड, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे लुईस एसिड कहलाते हैं। सभी लुईस एसिड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए सभी लुईस एसिड है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर ये देखो बोरोन का जो यहाँ पर बोरोन और हैलाइड के साथ में ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसके अंदर बोरोन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसका जो p ऑर्बिटल है, हैलोजन के पास तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, लोन पेयर प्रेजेंट था। लोन पेयर कैन बी डोनेटेड टू द एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। यहाँ पर जो 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है हैलाइड का, उसके अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो डोनेट किया जा सकता है बोरोन के एम्प्टी 2p ऑर्बिटल के अंदर, जिससे बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी। इसका लुईस एसिड जो करेक्टर था वो यहाँ पर कुछ कंपनसेट होगा। लुईस एसिड अब ये कैसा रह गया, बोरोन का हैलाइड यहाँ पर लुईस एसिड कैसा रहा, इसने तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट किया है बिकॉज ऑफ दिस पी पाई बॉन्डिंग। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसकी वजह से तो इसमें स्टेबिलिटी आई है ना, लुईस एसिड अब ये कैसा रह गया, वीक हो गया, लुईस एसिड स्ट्रेंथ यहाँ पर इसकी कम हो गई। लेकिन जहाँ पर आपके पास में अगर ये देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने 2p ऑर्बिटल लिए हैं दोनों ही। ठीक है, अब मान लो कि आपने यहाँ पर जो हैलाइड है बच्चों,
वो हेलाइड ही आपने यहाँ पर 3p का या 4p का ले लिया, इनफेक्टिव यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, जो डोनेशन करना है यहाँ पर हमारे पास में पी पाई ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनना है, तो ये बेसिकली डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का। क्या इफेक्टिव होगी 2p और 3p के बीच में, 2p या 4p के बीच में? तो आप बोलोगे कि नहीं होगी, यहाँ पर तो हमारे पास में डिफरेंस इन शेल आ गया है। ठीक है, तो इस वजह से इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर ये लुईस एसिड की जो डेफिशिएंसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से लुईस एसिड था, वो बनी रहेगी। ठीक है, वो हमारे पास में अगर बड़े हेलाइड्स हैं जैसे कि Cl है, Br है, I है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बनी रहेगी, तो वो लुईस एसिड वहाँ पर एज सच बने ही रहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारे पास में अगर Bi3 है बच्चों, Bi3 है यहाँ पर, ये Bi3 हमारे पास में लुईस एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी तक मेंटेन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद BBr3, फिर BCl3, फिर BF3। क्लियर क्लियर क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास में बच्चों नेक्स्ट ये वाला बोरोन के जो हमने हेलाइड्स देखे यहाँ पर, इनके अंदर लुईस एसिड मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अंदर बोरोन के हेलाइड ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव 2p ओवरलैपिंग की है, तो इस वजह से लुईस एसिड की स्ट्रेंथ यहाँ पर इसकी सबसे अच्छी होगी। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? ठीक है, हेलाइड्स का देख लिया यहाँ पर, और अलग अलग जो हमारे यहाँ पर 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके साथ में आपने हेलाइड की फॉर्मेशन में भी देख लिया। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसको तो अच्छे से करना ही करना है आपने, जो पी पाई बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर कि जो हमारे पास में बोरोन और एल्यूमिनियम का ट्राई हेलाइड्स है, ये किस तरह से यहाँ पर एक्ट करते हैं एज लुईस एसिड। ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, जबकि Al2Cl6 कैसे काम करता है यहाँ पर एज अ डाइमर। यहाँ पर ये कैसे काम करता है एज अ डाइमर। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाइमर क्यों नहीं बना पाया, ये हमारे पास में जो है बोरोन यहाँ पर डाइमर क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि बोरोन का खुद का साइज इतना स्मॉल है बच्चों की 4 बड़े एटम्स को अपने अराउंड सराउंड करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, आयंस को सराउंड करना, उसका अपना ही साइज बहुत स्मॉल है। जबकि अगर हम एल्यूमिनियम देखें तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हो चुका है, तो इस वजह से हमारे पास में वो एकोमोडेट कर सकता है, बड़े साइज के आयंस को एकोमोडेट कर सकता है। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? तो Al2Cl6 ने यहाँ पर इसी वजह से क्या बना लिया, डाइमर बना लिया, और बोरोन यहाँ पर डाइमर नहीं बना पाया। तो फ्लोराइड को छोड़ के हमारे पास में यहाँ पर ये 4 फ्लोराइड अगर एकोमोडेट कर सकता है बोरोन, लेकिन और कोई हेलाइड को यहाँ पर एकोमोडेट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोराइड का खुद का साइज छोटा है। ठीक है, क्लियर है चीज़ यहाँ पर? तो बोरोन बाकी सभी एलिमेंट से अपने ग्रुप के अंदर डिफरेंट है, वो अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। ठीक है, इसकी वजह से शो करता है। तो ये आपके पास में यहाँ पर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये भी हो गया एक कारण यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते बच्चों। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? क्लियर क्लियर। इसके बाद देखो हमारे पास में यहाँ पर जो बोरोन है बच्चों, यहाँ पर बोरोन, हमने यहाँ पर बोरोन को अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के साथ में, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के साथ में प्रेजेंट है H3BO3, अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल भी लेके आओगे तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, B के साथ में 4 OH ग्रुप्स। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज। ये क्लियर हो रही है चीज़ यहाँ पर? ठीक है, ये बना सकता है। तो आपके पास में यहाँ पर एल्यूमिनियम के केस में और यहाँ पर इस केस में क्या फ़र्क है? क्या हमारे पास में स्मॉल साइज बोरोन यहाँ पर BOH4 नेगेटिव बना रहा है? तो हाँ, ये बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आपके पास में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम का हेलाइड और दूसरे जो हेलाइड्स हैं वो अप टू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक यहाँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पहुँच गया, 6। ठीक है,
6 किस लिए पहुंच गया यहाँ पर, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट था, इसमें डी ऑर्बिटल था ही नहीं। तो ये मैक्सिमम अपनी कोवेलेंसी जो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना पाएगा 4 तक बना पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर पाएगा। यहाँ पर ये 6 तक भी लेके जा सकता है अपनी कोवेलेंसी को। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? ठीक है, क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? कोई भी डाउट तो बोल दो, कोई भी डाउट तो बोल दो। तो ये आपके पास में यहाँ पर बच्चों दिस इज द प्रॉपर्टी। हेलोजन के साथ में यहाँ पर कैसे रिएक्शन शो करेगा ये, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पर बाकी सभी प्रॉपर्टीज आपने देख ली। इसके बाद देखो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट कंपाउंड इज बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स, बोरिक एसिड, जो बोरोन के कंपाउंड्स हैं उनके कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं फटाफट से। जो हमारे पास में बोरेक्स है बच्चों यहाँ पर Na2B4O7, ठीक है, इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ये हमारे पास में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में बोरेक्स बच्चों, बोरेक्स। तो बोरेक्स के अंदर आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, व्हाट इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ Na2B4O7 इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका हमारे पास में केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम क्या है ये देखो, बोरेक्स। तो यहाँ पर Na2B4O7 इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, ये बोरेक्स है हमारे पास में। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बोरेक्स। बोरेक्स ज़्यादातर हम यहाँ पर किसके लिए यूज़ करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है बच्चों यहाँ पर इसका, ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस की वजह से, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर ऑन हीटिंग, ये हीटिंग से हमारे पास में क्या देता है यहाँ पर, ऑन हीटिंग इट ऑन हीटिंग स्वेल्स अप, यहाँ पर ये स्वेलिंग हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन अल्कलाइन है यहाँ पर, और हीटिंग से ये क्या करता है यहाँ पर, स्वेलिंग हो जाने पर वाटर लॉस करता है। वाटर लॉस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये मेल्ट करेगा और एक क्लियर लिक्विड देगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? जो आपके पास में ये कंपाउंड है, ये जब आप हीट करोगे तो स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, और उसके बाद ये मेल्ट करता है क्लियर लिक्विड में। जब आप और ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर दे रहे हो इसके अंदर, तो मेल्ट करके क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड का यहाँ पर फॉर्म है। इसी वजह से हम यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, बोरेक्स बीड, बोरेक्स बीड टेस्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यहाँ पर। बोरेक्स बीड का टेस्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, किसके लिए, किसके लिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यहाँ पर बच्चों, तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर, हमारे पास में यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट किसके लिए है, कुछ बेसिक रेडिकल्स को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, बेसिक रेडिकल्स को वहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास में जैसे कि निकल प्रेजेंट है बच्चों, निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, ये सभी आयंस हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है बोरेक्स बीड टेस्ट में। इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस हम बेसिक रेडिकल्स की इनके हेल्प से कर सकते हैं, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीज, ठीक है। बोरेक्स और बोरिक एसिड जो होता है हमारे पास में, अगर इसको इथाइल अल्कोहल और कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बनता है यहाँ पर, ट्राईथाइल बोरेट। और अगर फिर हम उसको देखेंगे तो ग्रीन फ्लेम, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की फ्लेम देते हैं, बर्न करते हैं तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर की फ्लेम देंगे। क्लियर है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास में बोरेट आयन का टेस्ट कैसे करते हैं, ये बोरेट आयन का टेस्ट आपने यहाँ पर देख लिया बच्चों कैसे करना है, ठीक है। फिर आपके पास में यही इथाइल अल्कोहल और कॉन्क H2SO4 डाल के जब बोरिक एसिड को हीट करा तो ट्राईथाइल बोरेट में जो ग्रीन कलर का फ्लेम यहाँ पर देगा,
ये हमारा टेस्ट हो गया बोरेट आयन का। बोरिक एसिड क्या होता है आपके पास में, H3BO3, H3BO3, ठीक है। तो बोरिक एसिड के अंदर आपके पास ट्रायंगुलर BO3 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ट्रायंगुलर BO3 नेगेटिव आयंस हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि ये मैंने आपको अभी रिएक्शन समझाई थी कि BOH3 जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है तो यहाँ पर क्या बना देता है बच्चों, ये हमारे को क्या देता है यहाँ पर BOH4, ठीक है। ये यहाँ पर क्योंकि एक्सटेंड कर सकता है यहाँ पर ये 4OH मॉलिक्यूल्स को या 4OH आयंस को सराउंड कर सकता है, तो ये करेगा यहाँ पर। लुईस एसिड है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, OH नेगेटिव, यहाँ पर इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर वो दे सकता है, तो पी पाई बॉन्डिंग से यहाँ पर ये BOH4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर ये तो हो गया बोरिक एसिड का टेस्ट बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हमने कर लिया बोरिक एसिड का टेस्ट। इसके बाद हमारे पास में बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट है बोरोन हाइड्राइड्स। बोरोन हाइड्राइड्स, बोरोन हाइड्राइड्स देखो कैसे होते हैं हमारे पास में बोरोन के हाइड्राइड्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर बोरोन कितने नंबर ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाता है, क्या क्या कहलाते हैं वो, जैसे कि आपके पास में है नाइडोबुरेंस, क्या बोलते हैं हम इनको, नाइडोबुरेंस, ठीक है, नाइडोबुरेंस। और हम बोलते हैं एराकिनोबुरेंस, ये इनके जनरल फॉर्मूला हैं बच्चों यहाँ पर। तो अगर हमने यहाँ पर फर्स्ट नाइडोबुरेंस में देखे तो B2H6, यहाँ पर 2 लगा दो तो ये 6 आएगा H की वैल्यू, B2H6 C5H9, ये सभी इसके एग्जांपल्स हो गए इसमें। और जो हमारे पास में सेकंड टाइप है एराकिनोबुरेंस, इसमें टेट्राबोरेन इसका B4H10 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसकी वैल्यू 4 रखी तो यहाँ पर ये H की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। पेंटाबोरेन के अंदर 11 हमारे पास में C5 रखा तो H की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 11, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ पर ये। इसके बाद देखो हमारे पास में नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर B2H6, B2H6 बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट का रिडक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, B2H6 के अंदर, B2H6 के अंदर। क्लियर, यहाँ पर ये B2H6। अब डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हमारे पास में कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर हमने डाइबोरेन का पढ़ा था, देखो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन है उसमें हमने क्या पढ़ा था इस तरह से, ये हमारे पास में क्या है यहाँ पर 4 तो हमारे पास में यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और 2 हमारे पास में यहाँ पर बनाना बॉन्ड्स है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ पर, तो ये आपके पास में यहाँ पर ये वाला जो है दिस इज बनाना बॉन्ड। तो एक बोरोन यहाँ पर 2 तो जो बॉन्ड्स बना रहा है वो बनाना बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और 4 यहाँ पर वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। तो इन टोटल हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये 1 2 3 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड हमारे पास में यहाँ पर BHB ने कितने बना लिए, कितने बनाए यहाँ पर, ये हमारे पास में यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हैं बच्चों, 2। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने बने हैं, 2। जबकि यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास में जो बन रहे हैं इनका नंबर कितना होगा, 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में इनका नंबर कितना होगा, 4। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि हमारे पास में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो नंबर है बच्चों यहाँ पर वो कितना है, यहाँ पर 4। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नंबर कितना है, 2 ब्रिज्ड बॉन्ड्स हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, BHB 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 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 हो गए यहाँ पर, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड BHB यहाँ बनाना बॉन्ड 2 प्रेजेंट हैं। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट इज बोराजाइन, बोराजाइन और बोराजोल। व्हाट इज बोराजाइन,
और बोराजोल। बोराजाइन या बोराजोल हमारे पास में क्या होता है, तो ये आपके पास में जैसे B2H6 है बच्चों, वो अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देता है, यहाँ पर बोराजाइन बना देता है, बोराजाइन। जैसे बेंजीन होता है आपके पास में, वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है बच्चों, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास में, कार्बन की जगह हमारे पास में यहाँ पर बोरोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में कार्बन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, बोरोन प्रेजेंट होगा। क्लियर है। इसका बोराजाइन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर बोरोन और नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे, तो इसके अंदर यहाँ पर आपके पास में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे। तो इसमें आपके पास यहाँ पर ये देखो, जो बोरोन है, वो कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पर बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बोरोन बोरोन और ये नाइट्रोजन। क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी हमारे पास में डबल बॉन्ड है। क्लियर। बी पर जो हमारे पास में बाकी सभी अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। बेंजीन की तरह बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है ना। और जो बी नेगेटिव है यहाँ पर, उसके साथ में, और एन जो पॉजिटिव है उसके साथ में एच अटैच है। C6H6 होता था वहाँ पर, यहाँ पर आपके पास में बी नेगेटिव के साथ एच, एन पॉजिटिव के साथ में एच। क्लियर, ये समझ में आ गया यहाँ पर। तो ये आपके पास में दिस इज बोराजाइन, बोराजाइन इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, ये बोराजाइन हमारे पास में बनेगा कैसे, बोराजाइन कैसे बनता है, तो बोराजाइन इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहलाती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन यहाँ पर, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर था बच्चों, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट था, लोन पेयर, वही लोन पेयर को इसने डोनेट करा है बोरोन पर, और अब डोनेट करने के बाद इस पर क्या आ गया हमारे पास में, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बोरोन पर क्या आ गया यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात यहाँ पर। तो ये जस्ट लाइक बेंजीन, आप यहाँ पर अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो तो बेंजीन में बिल्कुल बेंजीन की तरह ही हमारे पास में इसका भी स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है ना। वो ऑर्गेनिक होती है हमारे पास में क्योंकि कार्बन कंटेनिंग है, ये हमारे पास में इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाती है, बोराजाइन इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, तो ये आपके पास में बेंजीन के जैसे दिखने वाला इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर। तो ये था आपके पास में बच्चों ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। नेक्स्ट ग्रुप के साथ में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए प्लेलिस्ट में जाओ, बाकी के जो हमारे वीडियोस हैं, लाइव सेशंस हैं, उनको देखो। बाय बच्चों।